घोड़े को देख के कोई फायदा नहीं, बट दिल से पापा समझ। आई थिंक वो इतने हम्बल थे, इतनी नम, इतने झुके हुए थे, इतने अच्छे आदमी थे कि उनकी वो बात बहुत दूर तक जाती है। एंड उन्होंने कहा कि सारी उम्र नौकरी करते रहो, जाके 500 रुपये आयुष जौहर को दो और एक कहानी ले लो और पिक्चर बनाओ। इसलिए मैं कहती हूँ कि उनकी वाइफ की जो कंट्रीब्यूशन थी बहुत ज़्यादा थी उनकी लाइफ में। जैसे गुमराह तो मेरी सबसे फेवरेट है, बिकॉज मुझे लगा कि उस ज़माने में 60s में आप बता रहे हैं कि एक औरत का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, आप उसको जस्टिफाई करते हैं। आप बल्कि सुनील दत्त जब वो साइन कर रही थी फिल्म, उन्होंने पापा से कहा था कि चोपड़ा साहब मेरे को विलेन मत बनाना। भाई चोपड़ा साहब की रेपुटेशन बहुत अच्छी थी कि जो घोड़ा है उसकी नस्ल देखते हैं, घोड़े को देख के कोई फायदा नहीं। बट हमें एंड पापा ही थे जिन्होंने सुभाष भाई को कहा, एक दो पिक्चरें उनकी देखी भी एज एन एक्टर, कि सुभाष तुम्हारी विजन इतनी अच्छी है, तुम डायरेक्टर क्यों नहीं बनते। उन्होंने उस टाइम पे भी औरत को इतना ऊंचा दर्जा दिया था कि औरत में हैज़ द राइट टू डिसाइड। तो रवि ने कहा कि पापा मैं बागवान बनाऊंगा, तो इसे तुम क्यों बनाओगे, ये पिक्चर नहीं चलेगी। स्टार पावर इज स्टिल द ग्रेटेस्ट। राजेंद्र कुमार घर आए, उन्होंने कहा चोपड़ा साहब जो आप बोलेंगे मैं करूँगा, आप मेरे को 60,000 रुपये दे दीजिए। तब पापा ने जो जवाब दिया ना, इसे तब मैं यश का बाप था एंड उसको मैंने बेटे की तरह पाला। तब मैंने ये नहीं सोचा कि मैं प्रोड्यूसर हूँ। गुमराह, एक ही रास्ता, नया दौर, साधना, दूध का फूल, कानून, धुंध, इत्तेफाक, इंसाफ का तराजू, निकाह जैसी सफलतम व यादगार फिल्मों के अलावा महाभारत जैसे टीवी सीरियल के सर्जक बलदेवराव चोपड़ा, जो हमेशा लोगों के बीच पिया चोपड़ा के नाम से पहचाने जाते रहे हैं। 22 अप्रैल 2025 को उनकी 111वीं जन्म जयंती है। इसी अवसर पर बिया चोपड़ा की बहू रेणु चोपड़ा ने फिल्मी संगम चैनल के साथ बिया चोपड़ा को याद करते हुए उनके व उनकी फिल्मों को लेकर लंबी बातचीत की। रेणु जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। चोपड़ा साहब की 111वीं जयंती 22 तारीख को है। हम चाहते हैं इसमें आप मुझे बताएं कि आप कैसे उनको याद करना चाहती हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे एक ये है कि आप पहली बार बिया चोपड़ा साहब से कैसे परिचित थी? उनकी किसी फिल्म को देखा था, क्या बात ने आपको आकर्षित किया था? चोपड़ा साहब की सबसे बड़ी बात मुझे जो लगी थी, फिल्म मेकर तो वो थे ही, बहुत अच्छे थे, पर वैसे आदमी भी बहुत अच्छे थे। एंड मैं बिल्कुल फिल्म बैकग्राउंड में से नहीं थी, पर मुझे याद है मुझे फिल्में देखने का बड़ा शौक था। एंड जब मैं ऑफकोर्स चोपड़ा साहब की फिल्में उस ज़माने में तो कहानी के लिए भी नोन थी, सब चीज़ों के लिए, तो मैं हमेशा जाके देखती थी। तो एक फिल्म मुझे याद है, जब वक्त लगी थी तो मैं लिबर्टी में गई थी। अच्छा, पहले 11 से 2 पहला शो देखा, निकल के फिर दूसरी टिकट ली अपनी फ्रेंड्स के साथ, फिर 3 से 6 वो दोबारा देखी, क्योंकि एक टाइम में वो इतनी खूबसूरत फिल्म थी कि इट वॉज़ नॉट इनफ फॉर मी टू अब्जॉर्ब इट। बट हर एक पिक्चर उनकी जो देखिए, अब जैसे गुमराह तो मेरी सबसे फेवरेट है, बिकॉज मुझे लगा कि उस ज़माने में 60s में आप बता रहे हैं कि एक औरत का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, आप उसको जस्टिफाई करते हैं। आपको कभी नहीं लगता उस फिल्म में कि माला सिन्हा वैम्प है, आपको कभी नहीं लगता कि सुनील दत्त इज़ रॉन्ग। बल्कि सुनील दत्त जब वो साइन कर रही थी फिल्म, उन्होंने पापा से कहा था कि चोपड़ा साहब मेरे को विलेन मत बनाना, मेरा तो करियर शुरू है करते, मैं आपको ना नहीं भी बोल सकता हूँ, पर प्लीज़ उसका ध्यान। एंड पापा ने उसको कहा था दावे से कि सुनील ये पिक्चर तुमको बहुत क्रेडिट देगी और तुम देखना। और जिस दिन रिलीज़ हुई थी, हम लोग दिल्ली थे, तो शीला सिनेमा में रिलीज़ हुई थी, तो सुनील दत्त चुप करके कोने में थिएटर में जाके खड़े हो गए। और जब निकल रही थी सब लड़कियां, बिकॉज 11 बजे का शो दिल्ली में लड़कियां ही देखती हैं अक्सर, वो सब दे वर इन लव विद सुनील दत्त कि वाह क्या आदमी है, क्या काम किया है। एंड मुझे उसमें सबसे अच्छा उसका क्लाइमैक्स लगा, जो सबको पता है कि 4 क्लाइमैक्सेस शूट किए थे उसके बाद, क्योंकि मुझे लगा कि एक हस्बैंड जो कहता है कि तुम अगर इस मैरिज से बाहर तुम्हारा कोई अफेयर है, मतलब मेरे में कोई कमी तो होगी, कुछ तो होगा जो तुमको जिस वजह से तुमने ये कदम लिया, एंड मैं तुम्हें आज माफ़ करता हूँ, एंड तुम
अभी जा सकती हो अगर तुम चाहे, पर अगर तुम इस घर से बाहर जाओगी और ये दहलीज लांघ लोगी तो फिर वापस नहीं आना, क्योंकि एक औरत को की बहुत ज़रूरत होती है कि वो दहलीज नहीं लांघे। एंड मुझे भी आज तक बहुत दुनिया बदल गई है, बट आई फील कि एक वाइफ घर वाली क्यों कहलाती है, क्योंकि वो घर में रहती है। जी। आदमी देखो गलती कर सकता है, आज की जनरेशन शायद मेरे से एग्री नहीं करे, वो बात ठीक है। मैं कहती हूँ कि भाई गलती करता, अगर वो वापस आ जाए या माफ़ी मांगे, या मैं घर तोड़ने से पहले 1000 बार सोचूंगी, बिकॉज जब एक घर टूटता है, जब एक औरत बाहर जाती है तो एक पूरी फैमिली बिखर जाती है, एक कौम बिखर जाता है, एक पूरी कंट्री बिखर जाती है। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग टुडे। आजकल इतना कम पेशेंस है हमारी जनरेशन में कि बात बात पे वो डिवोर्स कर लेते हैं। हम लोगों का था कि माँ बाप कहते थे कि एक बार गए तो फिर वापस मत मुड़ के देखना। एंड वो देखिए, ताली 2 हाथ से बजती है। जब मैं इस घर में आई, मैं फिल्म मालूम में से बिल्कुल नहीं थी, मैं कुछ नहीं जानती थी। हमारी एक अरेंज मैरिज थी। एंड मेरे फादर को क्या अच्छा लगा था कि भाई चोपड़ा साहब की रेपुटेशन बहुत अच्छी थी। जी। रवि तो यंगस्टर ही थे, 25-26 साल के रवि थे, मैं 21 साल की थी। उनको रवि के बारे में कुछ खास नहीं पता था। ये पता था कि MA पास हैं, स्मोक नहीं करते, ड्रिंक नहीं करते, बस इतना ही। और तो उन्होंने कुछ रवि का नहीं देखा। वो हमेशा कहते थे कि ख़ानदान देखता हूँ, कि जो घोड़ा है उसकी नस्ल देखते हैं, सही। घोड़े को देख के कोई फ़ायदा नहीं। सो इसलिए मेरी शादी हो गई। पर जब शादी हुई तो मुझे इतना प्यार मिला कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं उनको पापा कहती थी, बट दिल से पापा समझती थी, बिकॉज़ वो कभी फादर इन लॉ नहीं थे। वो हमेशा फादर की तरह मुझे समझाते थे जब कभी कोई बात होता है। इनके घर में एक रिवाज होता था कि बहू पहले सब उठ के पैर पहना करेगी टू द इन लॉज। अब मैं अंग्रेज़ मतलब स्कूल से पढ़ी थी, मैं लंदन में रहती थी, तो मुझे पहले थोड़ा लगा कि ये क्या मतलब कि सवेरे सवेरे उठ के पैर छूने। फिर उन्होंने मुझे समझाया, उन्होंने कहा देखो तुमने नहीं करना है तो बेशक मत करना, पर जब तुम पैर छूती हो किसी के भी बड़े के, तो उसका हाथ तुम्हारे सर पे आ जाता है। मतलब जो उस आदमी की पूरी एनर्जी उसके पाम में है, और तो वो आपने खींच ली है। एंड आपको इतनी ब्लेसिंग्स मिलेंगी कि तुम आप इमेजिन नहीं कर सकते ब्लेसिंग्स आपको कहाँ तक लेके जाएंगी। और मुझे लगता है मेरी लाइफ में जो उतार चढ़ाव तो होता ही है, और जब इतना बुरा टाइम भी आया, मेरे पास आई थिंक बड़ों का आशीर्वाद था, कुछ ब्लेसिंग्स थी। और सो मुझे लगा कि जो गुडविल होती है, अभी कोई भी नहीं, पापा का था कि जो घर पे आए उसको पानी पूछो या कुछ खाने के लिए पूछो, या उसको मुझे लगता था कि खाना पीना इधर बहुत इम्पॉर्टेंट है, इतना होना नहीं चाहिए। बट वो मुझे आज तक लोग कहते हैं कि हम लोग चोपड़ा साहब के ऑफिस में गए थे, सुभाष का ही कहता है, ही वॉज अ स्ट्रगलर, एक्टर बनने आए थे, कहते हैं वो BR फिल्म के ऑफिस में जाके बाहर बैठता था, तो दैट वाज द ओनली ऑफिस जहाँ वो मेरे को पूछते थे चाय पिएंगे। ही सेज कितने ऑफिस में मैंने धक्के खाए, एंड वो कभी नहीं भूला कि मेरे को उन्होंने चाय ऑफर की थी। एंड पापा ही थे जिन्होंने सुभाष का ही को कहा, 1-2 पिक्चरें उनकी देखी भी एज एन एक्टर, कि सुभाष तुम्हारी विजन इतनी अच्छी है, तुम डायरेक्टर क्यों नहीं बनते। तो वहीं से वो डायरेक्टर बने हैं। तो मतलब एक उनमें एक वे ऑफ प्रेजेंटिंग था। इवन फिल्मों में जब गुमराह तो बाद में आई और मैंने नहीं देखी थी, उनकी पहली पिक्चर थी अफसाना जी। अफसाना में अशोक कुमार थे, वीना थी, प्राण था, एंड उसमें भी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही था कि वीना हैज़ एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विद प्राण साहब। प्राण साहब वॉज अशोक कुमार बेस्ट फ्रेंड। एंड उसमें भी आई रिमेंबर 1955 में जो क्लाइमैक्स इन्होंने लिखा था कि अशोक कुमार जब आते हैं वीना के पास, जब उनको पता पड़ जाता है सारा कुछ, तो अपने हाथ में 2 गोलियां लेके आते हैं और कहते हैं कि एक कैप्सूल में जहर है, एक में नहीं है। अब हम लोग ऊपर वाले पे छोड़ देंगे कि कौन सही था कौन गलत है, तुम इसमें से एक गोली उठा लो और एक मैं उठा लूँगा, जो नहीं रहा वो सही था। सो जब और क्लाइमैक्स आपको याद है कि नहीं है अफसाना में? आप मुझे नहीं याद। नहीं, वीना दोनों गोलियां उठा के खा लेती है एंड वो फिर मर जाती है। तो मतलब उन्होंने उस टाइम पे भी औरत को इतना ऊंचा दर्जा दिया था कि औरत में हैज़ द राइट टू डिसाइड। कोई भी हस्बैंड इतना हावी नहीं होना चाहिए, ही मस्ट गिव हिज वाइफ, ही वुड से कि वुमेन इज़ मेड फ्रॉम द साइड रिब ऑफ मैन, सो दैट उसके साथ खड़ी रहे।
ऊपर नीचे की कोई बात नहीं है, आप बराबरी पे हैं। एंड वही रहता था, वही था हमारे घर का असूल। जब करवा चौथ होता था, सब लोग हम लोग टेरेस पे आते थे, हमारे फ्रेंड्स आते थे, सब अपने हस्बैंड्स के पाँव छूते थे। पर हमारे घर में पाँव नहीं छूते थे हस्बैंड के। हस्बैंड से हाथ मिलाते थे, गले मिलते थे, बड़ों के पाँव छूते थे। बट हस्बैंड ही सेड कि आपके बराबर है, कोई ज़रूरत नहीं होती झुकने के लिए। कि आपकी परवरिश लंदन में हुई, एक अलग दुनिया थी वहाँ। जब आपने उनकी अफसाना और गुमराह दोनों फिल्में देखी, उसमें आपकी शादी हुई थी कि नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं हुई थी, नहीं थी। बाद में देखी वो फिल्म। अच्छा। जब उन्होंने मुझे बताया हाँ। कि तुम देखो ये पिक्चर, अच्छा। मैंने वक्त से देखी, फिर मैंने बैठ के सारी देखी है। तो जब आपने अफसाना और गुमराह देखी, दोनों फिल्मों के क्लाइमेक्स अलग हैं, कुछ चीज़ें अलग हैं। लंदन की परवरिश को देखते हुए आपके मन में क्या सवाल आया, तो क्या आपने उस पर घर पर कभी चर्चा की थी? देखिए, मुझे लगा कि उन्होंने जस्टिफाई कर दिया ये एंड। और जब उन्होंने पहले लिखा था उसमें, आई रिमेम्बर जब एडवर्टाइज करते थे फिल्म कि डोंट मिस द बिगिनिंग एंड डोंट रिवील द एंड, तो मैंने सोचा कि चोपड़ा साहब कोई ऐसी थ्रिलर बना रहे हैं या कुछ। और जब जाके बैठे तो उन्होंने लक्ष्मण रेखा से शुरू की, तो 1 मिनट के लिए मुझे झटका लगा कि भाई ये पुरानी किस्म की कहानी है, ये क्या दिखा रहे हैं। आई मीन चोपड़ा साहब इज नॉट नोन फॉर समथिंग लाइक दिस। बट जब एंड आया तो मुझे लगा कि उस लक्ष्मण रेखा का मायने क्या था, और हाउ ही कनेक्टेड द बिगिनिंग ऑफ द फिल्म टू द एंड ऑफ द फिल्म, एंड फॉर दैट आई फील इज अ मास्टर, एंड दैट्स व्हाट आई एग्री। बागबान शुरू होने के पहले 5 फिल्मों का एक 5 दिन का फेस्टिवल नुमा रखा गया था। हाँ, मैंने किया था वो जी। उस वक्त आपने के दिमाग में बात क्यों आई थी कि ये रखा जाए, और उसके क्या परिणाम आए थे? अच्छा, आपको सच बता दूं? हाँ। अच्छा, जब बागबान हम लोगों ने 12 साल के बाद रवि जी ने पिक्चर बनाई, क्योंकि बीच में महाभारत बन गई, और बागबान की कहानी 20 साल पहले चोपड़ा साहब ने लिखी थी। जब भी कभी वो सोचते कि मैं बनाऊंगा, तो सब कहते, उनके राइटर्स भी, उनकी वाइफ भी, बाकी भी, उनकी वाइफ का बहुत इम्पोर्टेंस है उनकी लाइफ में। वो कहती थी कि ये तो बन चुकी है, अवतार बन चुकी है, और साथ में ये क्या थी, जिंदगी बन गई है। तो एक दिन जब वो कहानी सुना रहे थे ऐसे, तो अपने ऑफिस में बैठे थे, रवि महाभारत की शूटिंग करके वापस आए। तो जब आए तो उन्होंने देखा कि पापा कहानी सुना रही। अब बागबान बनाने की कोई उनमें दिलचस्पी नहीं थी, पर बागबान उनको बहुत प्यारी लगती थी, तो वो बार बार वो कहानी सुनाते थे, किसी को सुना रहे थे, कोई ऐसे आया हुआ था। तो रवि जाके पीछे बैठ गए और उन्होंने कहानी सुनी। कहानी सुनते सुनते उनको, रवि को इतना रोना आया। तो जब कहानी ख़त्म हुई ना, तो रवि ने कहा कि पापा मैं बागबान बनाऊंगा। तो इसे तुम क्यों बनाओगे, ये पिक्चर नहीं चलेगी। इसे नहीं, जब आप कहानी सुना रहे थे तो ना मुझे वो अवतार लग रही थी, ना मुझे वो बागबान मतलब ज़िंदगी लग रही थी, मुझे एक लव स्टोरी लग रही थी, एक एल्डरली कपल की लव स्टोरी, और एक लाइक 2 हंसों का जोड़ा बिछड़ गया है, दैट काइंड ऑफ फीलिंग। तो मैं इस पिक्चर को बनाना चाहता हूँ। तो ही सेड कि देख लो, मुझे पुरानी लगती। ही सेड नहीं, मैं उसको थोड़ा बदलूँगा। फिर उन्होंने वो कहानी लेके, फिर हमारी एक राइटर थी अचला नागर, उन्होंने लिखी थी निकाह जी। तो अचला नागर वॉज वेरी फॉरवर्ड थिंकिंग वुमन, तो उनके साथ बैठ के रवि ने कहानी रीवैम्प की, उसी दायरे में रख के। बट थिंग्स लाइक कि जो वहाँ पे एक परेश रावल का जो था, उसमें एक ईरानी कैफ़े था, इसको एक कैफ़े बना लिया। जब कैफ़े बनाया तो जैसे ना हर एक चीज़ बदलती गई। तो अमिताभ ने कहा कि भाई गाना रख लेते हैं, फिर चली चली का गाना रख लिया। फिर ऐसे करते करते सबकी मिलती जुलती, जब म्यूज़िक कैफ़े मैंने बनाना था, आई रिमेंबर अचला नागर को हम लोग लेके गए थे। टी सीरीज़ ने एक म्यूज़िक कैफ़े खोला था बांद्रा में, जो अभी बंद हो गया होगा। तो वहाँ पे बच्चे आते थे, डिस्कस करते थे, पिक्चरें डिस्कस करती थी। तो वहाँ से हमें म्यूज़िक कैफ़े का आइडिया आया। फिर उसके बाद इवन क्लाइमैक्स जो था असली बागबान का, उसमें था कि बाप इतना नाराज़ था बेटों से कि वो उनको कोर्ट लेके जाता, और मैं कहता है कि मैं तुमको डिज़ोन करता हूँ। रवि को लगा कि बाप नहीं लेके जाएगा। उन्होंने पापा से पूछा कि आप कभी मुझे कोर्ट लेके जाएंगे? ही सेड नहीं, वो तो सब कुछ तुम्हारा ही है। इससे हर बाप, चाहे 2 बेटे हो या 4 बेटे हो, वैसे ही सोचेगा, तो कोर्ट तो नहीं लेके जाएंगे। तो फिर वहाँ से रवि ने फिर ये क्लाइमैक्स बनाया था बुक का, कि बुक रिलीज़ होएगी, उसके पास पैसे आ जाएंगे, एंड द फैक्ट दैट द वाइफ विल से कि मैं तुमको नहीं माफ़ करती,
ये रवि की कंट्रीब्यूशन थी, बिकॉज रवि ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि अगेन लाइक एनी अदर बीआर फिल्म के क्लाइमैक्स औरत के हाथ में हो, चाहे कितनी ही लंबी स्पीच उन्होंने दी अपना अमिताभ जी ने, बट वो क्लाइमैक्स वाज विद हेमा, जब उसने कहा कि नहीं मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, अभी तक तो नहीं करूँगी, अभी तक नहीं करूँगी। सो इस ऐसे एक नए अंदाज में बोली गई बागबान। उसी तरीके से मेरे बच्चे भी अभी जो पिक्चरें बना रहे हैं, उन्होंने बनाई है पति पत्नी और वो 2, और उन्होंने बनाई भूतनाथ रिटर्न्स, फिर बरेली की बर्फ़ी, इत्तेफाक। उन्होंने भी यही कोशिश की कि भाई चाहे वी मेक अ रीमेक, उसमें कुछ नया डालें ताकि ऑडियंस के लिए कुछ नया लगे। पति पत्नी और वो में क्लाइमैक्स उन्होंने दोनों औरतों के हाथ में दे दिया। बरेली की बर्फ़ी में भी है सच अ मॉडर्न यंग गर्ल जो सिगरेट भी पीती है, बाप के साथ पीती है, एंड वो एक रैपो था। तो वो मतलब वो आज की लड़की थी, बट माँ बाप थे, सबके साथ रहती थी, एंड बाप कितना बदल गया था ओवर द ईयर्स। तो वो हमेशा औरत को बहुत बड़ा ओहदा देती थी। मेरा सवाल था, आपके दिमाग में क्यों आया कि 5 दिन का ये फेस्टिवल रखा जाए और वो फिल्में ही क्यों चुनी? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, मैं वो तो सही बात भूल ही गई। जब बागबान बन रही थी तो हमने 12 साल से पिक्चर नहीं बनाई थी, मैंने बताया। तो वी नीडेड टू पब्लिसाइज कि बागबान की हम लोग ये अपना लॉन्च कर रहे हैं। तो उसको लॉन्च करने के लिए तब तक सोशल मीडिया है बिकम सो एक्सपेंसिव, एवरीथिंग वाज एक्सपेंसिव। तो एक थी, उनको मैं क्रेडिट देना चाहती हूँ, भावना सुमाया। उन्होंने मुझे बोला हर संडे हम लोग अपने थिएटर में पीछे पिक्चर रखा करते थे। जो पिक्चर रिलीज़ होती थी फ्राइडे को, वो संडे को हम लोग प्रिंट मंगा के, क्योंकि रवि के माँ बाप बाहर नहीं जा सकते थे, तो रवि ने सोचा कि एक तरीका है, क्योंकि पापा को स्टिल ये था कि मैं पिक्चरें देखूं, तो हम लोगों ने उनके लिए एक शो रखते थे। शो में हम लोग कोई बाहर वालों को नहीं बुलाते थे, सिवाय हमारे फ्रेंड्स थे, फैमिली थी। और खाना पीना तो होता था, वो भी इतना खाना नहीं, एक फ्रेंच रोल हो जाता था, सैंडविच हो जाते थे, बस चाय, घर का खाना और कुछ नहीं। तो ये लड़की को मैं और भी लोगों को बुलाते थे, तो भावना मेरी फ्रेंड है, तो हम लोग उसको बार बार बुलाया करते थे। तो उसने कहा कि तुम ये थिएटर क्यों नहीं यूज़ करती हो, और तुम्हारे पास जो बैंक है चोपड़ा साहब की पिक्चरों का, वो तो इमॉर्टल है, वो कभी भी वो पिक्चरें पुरानी नहीं लगेंगी। तो तुम एक एक पिक्चर बनाओ, मतलब दिखाओ, और उसका एक रेट्रोस्पेक्ट करो। फिर उसका इतना ही आइडिया था। फिर हम लोगों ने, रवि और मैंने सोचा कि हम कौन सी पिक्चरें चूज़ करेंगे। फिर हमने पिक्चरें वो चूज़ की जिनमें जो एक्टर्स तभी ज़िंदा थे, तो वो आ सकते थे, वो आके डिस्कस कर सकते थे। और एक वो सिर्फ पिक्चर देखने का मज़ा नहीं था, हाँ, उसके बाद जो कॉन्वर्सेशन थी। एंड अगर आपको याद है, उसका सारा कंडक्शन वाज डन बाय भावना सुमाया। तो हमने सवाल बनाए, लाइक गुमराह के टाइम पर माला सिन्हा थी, एंड सुनील दत्त थे, एंड पापा ऑफ कोर्स थे। वक्त के टाइम पर यश अंकल थे, रवि नहीं वाज नॉट इन्वॉल्व, एंड चोपड़ा साहब थे। तो ऐसे करके हमने 3-4 पिक्चरें जो ली, वो ही ली जहाँ पर हमारे एक्टर्स अभी भी थे, क्योंकि चाहे वो कुछ बोलिए, स्टार पावर इज स्टिल द ग्रेटेस्ट। चाहे कितना मैं बोल लूँ या आप सुन लें, जब तक वो स्टार पावर है ना, इट इज़ बिकॉज दैट इज़ द फेस ऑफ सिनेमा। इट्स गॉट नथिंग टू डू विथ बिहाइंड द सीन्स। हम लोग बहुत काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, बट द क्रेडिट हैज़ टू बी द स्टार्स। एंड चाहे पिक्चर जब नहीं चले तो डायरेक्टर की शामत आती है, बट चलने वाले टाइम पर आप सारा क्रेडिट एक्टर्स ले जाते हैं, विच इज़ ऑल्सो ओके बिकॉज दे आर द स्टार पावर। तो इसलिए हमने वही पिक्चरें, पर जो सवाल लिखे थे, जो सवाल बनाए थे, मुझे जैसे ये सुनील दत्त का सवाल था, आई थिंक दैट वाज वन ऑफ देम, कि वाई ही सेड कि मुझे विलन नहीं बनाओ। जब एक वो धूल का फूल बन रही थी, राजेंद्र कुमार का रोल वाज टू बी प्लेड बाय राजकुमार। तो राजकुमार को जब बुलाया तो उन्होंने कहानी सुनी, उसमें राजकुमार इज सपोज टू गेट माला सिन्हा प्रेग्नेंट बिफोर शी गेट्स मैरिड। इससे चोपड़ा साहब, मैं ये बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ, आपने तो मेरे को विलन बना दिया। तो मैं ये कहानी करूँगा तो मेरी जो ऑडियंस है, जो मेरे फैंस हैं, दे विल नॉट लाइक मी। हालांकि पापा ने उसको समझाया बहुत कि नहीं, ये तुम्हें विलन नहीं बनाएगा, आप कहानी तो कर लो। ही सेड अच्छा, फिर मान गए, कहते हैं अच्छा मैं कर लेता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि चोपड़ा साहब आप कह रहे हैं कि यश चोपड़ा, तब तो उनकी फर्स्ट फिल्म थी, कि आपके यंगर ब्रदर यश चोपड़ा डायरेक्ट करेंगे।
एंड आपका एक और यंगर ब्रदर है धर्म चोपड़ा, जो पहली बार सिनेमाटोग्राफी करेंगे। तो आप तो ये सब फैमिली पिक्चर बना रहे हैं, तो मैं कहाँ फिट आऊँगा? आप करेंगे तो मैं कर लूँगा फिर भी, बिकॉज आई ट्रस्ट यू। ही सेड नहीं, वो तो मैं उनको प्रॉमिस कर चुका हूँ। मैं यश को प्रॉमिस कर दी है कि धूम का फूल वो बनाएगा एंड धर्म विल बी टू द कैमरा वर्क। तो अगर आपने नहीं करनी आप मत करिए। तो राजकुमार आप जानते हैं किस मिजाज के थे, कहते चोपड़ा साहब मुझे माफ़ करिए, ये पिक्चर तो मैं नहीं करूँगा। वो निकल गए। जैसे ही वो दरवाजे के समझो बाहर थे, तो चोपड़ा साहब ने, उनके एक CFO थे मिस्टर CVK शास्त्री, जो बहुत इम्पोर्टेंट थे हमारी कंपनी में। मतलब पापा के जैसे 5वें भाई थे। तो उन्होंने शास्त्री साहब से कहा कि क्या करना चाहिए। तो पापा ने उनसे कहा कि मुझे लगता है मैं राजेंद्र कुमार को बुलाऊँगा। वो नए एक्टर थे, आए थे, तब जुबली स्टार बने हुए थे, पर आए बिकॉज नाम था पापा का। आके तो जब पापा ने उनको कहानी सुनाई, इसे सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे ये पिक्चर मत करवाइए। तो पापा ने कहा कि तुम करके तो देखो। कि सर जी मेरा अभी अभी नाम बना है, आप मेरे को बोल रहे हैं कि मैं लड़की को पहले प्रेग्नेंट कर दूँ, ये कैसे चलेगा? तो पापा ने कहा कि अच्छा ऐसे करते हैं। और ही सेज आप बोल रहे हैं कि आप डायरेक्ट भी नहीं करेंगे। सो पापा सेड ये तो मैंने यश को प्रॉमिस कर दिया है। इसके बाद मैं एक पिक्चर बना रहा हूँ कानून, जो मैं 30-40 दिन में बनाने वाला हूँ। तो मैं तुमको कानून भी दे दूँगा, वो मैं डायरेक्ट करूँगा। तो इस तरह अच्छा मेरे को कुछ कहानी सुना दीजिए। जब कानून की कहानी सुनी तो उसने कहा नहीं सर, मैं तो नहीं कर सकता ये कहानी, बिकॉज आपने मेरे को एक लॉयर बना दिया है, आपने मेरे को कोई गाना नहीं दिया है, आपने मुझे कोर्ट के रूम में खड़ा कर दिया, और वो भी ऑपोजिट अशोक कुमार। मैं तो पिट जाऊँगा, मैं नहीं करूँगा। सो पापा ने कहा देखो तुम सोचो, तुमको दोनों कहानियाँ दे दूँगा, दोनों पिक्चरें दे दूँगा, एक टाइम पे साइन करूँगा। सो देयर इज़ नो गुंजाइश कि मैं बैकआउट करूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा नहीं, मैं सोच के आऊँगा। तो वो अपने घर गए। उन दिनों में ये जो बंगला था ना, जो बाद में राजेश खन्ना का था, यहीं पर अपने कार्टर रोड पे, वो बंगला वॉज फॉर सेल। सो जैसे वो घर पहुँचे, उनकी वाइफ को तो कुछ पता नहीं था कि क्या वो किसको लेके आए। उनकी वाइफ ने कहा कि आज मैं एक बंगला देख के आई हूँ एंड मैंने वो घर लेना है। सो राजेंद्र कुमार ने कहा कि आप कैसे लेंगे? कहती मुझे नहीं पता, मुझे 60,000 रुपये का डिपॉजिट देना है, अगर नहीं दूंगी तो वो किसी और को दे देगा। तो राजेंद्र कुमार ने अपनी वाइफ शुक्ला जी से सारी ये बात सुनाई कि मेरे को आज 2 पिक्चरें ऑफ़र की गई हैं, पर मैं ना बोल के आया हूँ। शी से नहीं, मुझे नहीं पता, ये मेरे को चांस नहीं मिलेगा, ये बंगला मुझे चाहिए। तो आप कल जाके चोपड़ा साहब को हाँ कर दीजिए और एक 60,000 का चेक ले आए। तो दूसरे दिन राजेंद्र कुमार घर आए। उन्होंने कहा चोपड़ा साहब जो आप बोलेंगे मैं करूँगा, आप मेरे को 60,000 रुपये दे दीजिए, ये मैंने लेके जाना। तो बिना कोई एक दिन की शूटिंग के, बिना अनाउंसमेंट के लिए पापा ने उसको एक 60,000 का चेक लिख के दे दिया, जिससे उन्होंने वो बंगला ख़रीदा। एंड फिर उन्होंने दोनों पिक्चरें की, दोनों पिक्चरें सुपर हिट थी एंड राजेंद्र कुमार वॉज अनदर लेवल आफ्टर दैट। सो इसमें मैं कहती हूँ कि भाई ऊपर वाले का बहुत हाथ होता है हर एक चीज़ में। मे बी राजेंद्र कुमार की किस्मत से पिक्चरें चल गई, मे बी हमारी किस्मत से राजेंद्र कुमार चल गया, वो कोई पता नहीं कि कौन किस वजह से चलता है, पर पिक्चरें चलती हैं। जब कहानी अच्छी बनती है, जब एक सिंसेरिटी होती है, जब आप जो बना रहे हैं उसमें। बी आर चोपड़ा आपके ससुर थे। बी आर चोपड़ा बहुत अच्छे लेखक थे, बी आर चोपड़ा बहुत अच्छे निर्माता थे, बी आर चोपड़ा बहुत अच्छे डायरेक्टर थे। आपकी नज़र में वो क्या थे? वो सिर्फ पापा थे एंड वो सबसे पहले पापा थे। बिकॉज कई बार ऑफकोर्स घर में 2 बर्तन बचते हैं, कभी कुछ होता है। उनको पता था कि कैसे उन्होंने मुझे समझाना है, और कभी मेरे को वो डांट के नहीं बोलते थे, इतने प्यार से समझाते थे कि मुझे फिर लगता था कि ये गलती मेरी है। एक हमारी हाउसकीपर होती थी रोज़ी, वो हमारे साथ 50 साल, मतलब मेरे आने से पहले ही इनके घर में रहती थी। आई थी 18 साल की उम्र में, और वहीं पर वहाँ पर तो वो सारा घर चलाती थी। वो असली सास थी और इतनी कड़वी थी ज़बान की, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो एक बार उसकी और मेरी झड़प हो गई। तो जब पापा शाम को घर आए, मैंने कहा पापा या तो रोज़ी इस घर में रहेगी या मैं रहूँगी। तो भी मेरी तरफ देखी, बोले बैठ जा, पहले आराम से ठंडा पानी पी लो। फिर मुझे कहा कि तुम्हारा और रोज़ी का कोई मुकाबला तो है नहीं, तुम मालकिन हो, वो जब चाहो तुम उसको निकाल सकती हो, पर ये सोचना कि भगवान ने तुमको देने वाला हाथ दिया, तुम वैसे ही उसके ऊपर हो। तुम क्या बताना चाहती हो उसको कि मैं बहुत बड़ी हूँ, मैं मालकिन हूँ? उसको पता है
तो उसका तो पहले हाथ तुम्हारे नीचे है, भगवान ने तुमको देने वाला ऊपर वाला हाथ दिया। ये सोचो कि तुम सही बात कर रही हो या गलत बात कर रही हो। एंड ये कहते हैं कि रोज़ी को इतने साल यहाँ पे हो गए। मैं बता दूँ कि एक दिन तुमको पता चलेगा कि शी इज़ वर्थ हर वेट इन गोल्ड। पर मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ कि तुम डिसाइड करोगे कि मैं रोज़ी को निकालूँ या ना निकालूँ। एंड मैं फिर शर्मिंदा हो गई। तब तो मैंने कहा हाँ चलो रख लो रोज़ी को। पर 10 साल बाद या मे बी 15 साल बाद वो लड़की मेरे साथ खड़ी रही हर टाइम पे, हर जगह पे। एंड मैं कभी नहीं भूलूंगी कि रोज़ी की क्या कंट्रीब्यूशन थी मेरी ज़िंदगी में। इसका कोई और एग्जांपल है जब कोई बात हुई हो तब चोपड़ा जी ने आपको कोई बात समझाई हो? इतनी बातें समझाई। कोई एक एक्चुअली बाबुल का सीन था जो मैंने उनको सजेस्ट किया था। अच्छा। बिकॉज क्या था, बाबुल में जब वो अमिताभ बच्चन रानी की शादी फिर से दोबारा करवाना चाहते हैं, रानी नहीं करना चाहती थी बिकॉज शी लव्ड हर हस्बैंड एंड वो अमिताभ बच्चन के बेटे थे। फिर वो कहते हैं कि नहीं, उसको कन्विंस करते हैं कि तुम्हें शादी करनी पड़ेगी बिकॉज तुम्हारी ज़िंदगी जैसे इस खारे पानी की तरह है, समुंदर भरा हुआ है पर तुम एक बूंद पी नहीं सकती। तुम्हारी ज़िंदगी भी उस खारे पानी की तरह रहेगी, तुम वो पानी पी नहीं सकती। और मैं चाहता हूँ कि तुम एक ज़िंदगी जियो और फिर से दोबारा जियो। एंड तो उन्होंने तब ये सीन ऐसे ही रखा था। तो मैंने तब कहा था, बिकॉज वो पाँव छूने का मेरे को इतना मेरे जहन में जम गया था। तो मैंने कहा मैं चाहती हूँ कि रानी वहाँ पर अमिताभ से कहे कि जब मैं बाहर जाऊँगी और आप मेरे को लेके जा रहे हैं तो शादी के मंडप पर, उससे पहले मैं एक बार बहू बन के आपके पाँव छूना चाहती हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं आपकी बेटी बन जाऊँगी। एंड वो सीन हमने रखा था। तो मतलब इतना मायने था एक उनके बाप बनने में मेरे हिसाब से, या फिर पिक्चर के हिसाब से भी, बट वो सीन हमने तब रखा था। पराये तो थकते ही हैं, लेकिन यहाँ चोपड़ा जी के साथ अपना नहीं थका। आपके अपने अनुभव क्या है? मेरा अपना अनुभव मैं तो बता, पर एक बात मैं बता दूँ, एक वो रेट्रोस्पेक्ट में एक बार भावना सुमाया ने पूछा उनसे कि वक्त जो थी वो BR फिल्म की पहली कलर फिल्म थी, वो पहली मल्टी स्टारर थी, ह्यूज स्टार कास्ट, कैनवस इतना बड़ा, स्टोरी इतनी अच्छी, तो आपने वो यश जी को क्यों दे दी डायरेक्ट करने को? तब पापा ने जो जवाब दिया ना, इससे तब मैं यश का बाप था एंड उसको मैंने बेटे की तरह पाला है। तब मैंने ये नहीं सोचा कि मैं प्रोड्यूसर हूँ या मैं डायरेक्टर हूँ। यश की पिक्चर धर्मपुत्र नहीं चली थी, जो भी मैंने उसको बोला था कि कहानी बहुत अच्छी है, तुम बना लो। तो ही से कि मेरे मन में था कि मैं यश को ये पिक्चर दूँ ताकि वो वापस आ जाए, उसका कॉन्फिडेंस वापस आ जाए। सो दैट इज़ द मैन कि आप जब अपने बारे में नहीं सोचें, एक परिवार को आपने जब इकट्ठा रखना है ना, तो आपको बड़ा बनना पड़ता है। एंड मैं बार बार कहती हूँ कि मेरे लिए महाभारत में बहुत सीख है। बिकॉज भीष्म था, वो पिस गए क्योंकि वो बड़े होने के बावजूद वो परिवार को इकट्ठा रख नहीं सके, क्योंकि उन्होंने एक वचन से बांधे हुए थे। क्योंकि जब आप बड़े हो जाते हैं तो आप वचन नहीं दे सकते, इतना बड़ा वचन, इतना भीष्म वचन नहीं दे सकते जो उन्होंने दे दिया था और फिर मुकर नहीं सके। क्योंकि उनको पता था कि जब मैं कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ पांडवों के साथ में या अर्जुन के साथ में या किसी के भी, गलत है, पर फिर भी उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया। एंड वही कृष्ण ने समझाया कि जब हम कहते हैं कि धर्म इज मीन्स कर्म से बढ़कर है, कि आपको देखना है कि क्या सही है, ये नहीं देखना है कि क्या करना है या नहीं करना है, वो ठीक है, बट आपको जो बिगर पिक्चर है वो देख के आपका धर्म सही रहना चाहिए। उसमें कृष्ण ने ये भी कहा कि भाई आप चौकीदार थे, लेकिन चौकीदार काम से बाहरी सबसे अंदर भी देखना चाहिए। यस, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत मतलब वो बात जब कही थी, क्या कभी घर में चर्चा हुई कि उसमें चोपड़ा साहब के दिमाग में क्या चल रहा था? पता नहीं, मुझे लगा काफ़ी कुछ जो उन्होंने लिखा है महाभारत में, स्पेशली भीष्म के कैरेक्टर में, एक जगह मुझे लगा वो चूक गए, बिकॉज वो नहीं चूके, हाँ। महाभारत चूक गई। एंड वो थी वो चीरहरण, जब द्रौपदी का चीरहरण होता है। एंड मैंने उनसे हर बार पूछा कि ये फ़ायदा क्या इन बड़ों का, अगर वो बड़े उस लड़की के लिए खड़े नहीं हो सके। अगर आप बहू जो आप कहते हैं ये कुल वधू है, कुल की मर्यादा है, आपने उसके, मेरे लिए तो वो एक रेप था, सही बात,
सही मायने। एंड मुझे क्या लगा कि इतने बड़े खड़े नहीं हो सके, पर उन्होंने मुझे समझाया कि महाभारत में ये था कि वचन सबसे बड़ी चीज़ है। एंड एक बार आपने वचन दे दिया, आपने कह दिया कि मैं वचनबद्ध हूँ, तो आप फिर कृष्ण ने बोला, जब भाइयों ने कृष्ण से पूछा कि आपने कृष्ण से पूछा कि क्यों कर होने दिया ये वस्त्रहरण, तो उन्होंने कहा कृष्ण ने कि मेरे से पूछने से पहले अपने आप से पूछो कि तुमने अपने भाई की बात क्यों मानी, फिर मेरे से पूछो कि मैंने क्या किया। मैंने फिर भी उसको बचाया, तुम लोगों ने तो पूछा भी नहीं। मतलब आप ये नहीं कर सकते, आपको दिमाग है, आपको सोचना चाहिए क्या सही है क्या गलत है, एंड बड़ों को भी सोचना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। ये नहीं कि वचनबद्ध है कि तो फिर आप नहीं सोचें, बिकॉज वस्त्रहरण ही था जिसकी वजह से वो महाभारत छिड़ी। वस्त्रहरण से पहले एक था कि वो हंसी, एक मजाक के ऊपर करेक्ट, एक पूरी कौम ख़त्म हो गई। नहीं, लेकिन जो मेरा सवाल था कि अपनों ने ही अपनों को ठगा या अपनों ने ही अपनों को बर्बाद किया, इस पर आपकी अपनी क्या राय है? ये तो अक्सर होता है, आज तक होता है परिवारों में कि अपनों को अपने ही ठगते हैं, अपनों से धोखा मिलता है। वो तो है, मतलब मेरे को समझ नहीं आया आपका सवाल। जब तक इंसान जिंदा रहता है लोग उसकी तारीफ करते हैं, उसके न रहने के बाद या इंसान के कमज़ोर हो जाने के बाद तमाम लोग ढेर सारे आरोप लेके खड़े हो जाते हैं। जैसे कि गोविंदा ने एक आरोप लगाया कि भाई मैं तो उनके घर जाया करता था, रेणु जी की हेल्प किया करता था, और फिर भी जब मैंने कहा कि मैं ये महाभारत में काम नहीं करूँगा तो चोपड़ा जी ने कहा इसको धक्के मार के निकालो, मेरी माँ के खिलाफ उसका। ये सही बात नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। ये सारी और बातें मैं गोविंदा को बिल्कुल महाभारत के टाइम पे नहीं जानती थी, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, उनको जानती हूँ। नहीं, बिल्कुल सही नहीं, कहीं नहीं, कहीं सही नहीं। जब हम लोगों ने एक पिक्चर की थी, क्या बंदा ये बिंदास है, वो पिक्चर रिलीज़ नहीं हुई। और बल्कि मैं आज तक ये कहती हूँ कि रवि जी भी कह रहे थे कि पिक्चर फंस गई कैसी वजह से, बट वो पिक्चर आज कंप्लीट भी है, हम लोगों ने उसको मिक्स नहीं किया। आज भी अगर मैं रिलीज़ करूँ तो वो पिक्चर चलेगी, क्योंकि गोविंदा है और गोविंदा कभी विल नॉट एज, एंड कॉमेडी टाइमिंग उनकी फैंटास्टिक है। मैं आपको बल्कि बताऊँ, गोविंदा रवि जी बिल्कुल ठीक ठाक थे, बल्कि गोविंदा हैज़ अ सिक्स्थ सेंस। और एक बार हम लोगों ने गाना एक करके वापस आए थे, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं था। आई डोंट थिंक गोविंदा कुड हैव सेड व्हाट जो आप मुझे बता रहे हैं, बिकॉज गोविंदा घर पे आए एंड उन्होंने कहा कि मेरे को एक इंट्यूशन है कि रवि इज़ गोइंग टू फॉल इन। एंड कसम की बात है, रवि वॉज सो हेल्दी, ना वो स्मोक करते थे, ना ड्रिंक करते थे, ना कुछ भी। वो मतलब अपना काम किया, खाना खाया, बैडमिंटन खेलते थे हर रोज़ एक्सरसाइज के तौर पे 1.5 आवर्स। तो मैंने कहा गोविंदा क्या क्या, कहते नहीं वो बहुत बीमार होने वाले हैं। एंड उस पिक्चर में एक गाना था कि मैं कैद हो गया हूँ पिंजरे में या पता नहीं, कहता। तब मुझे उन्होंने कहा कि आप ये लाइन निकलवा लीजिए, तो मुझे बिल्कुल इरेशनल लगी। मैंने कहा पिक्चर की लाइन से तुम कह रहे हो कि भाई रवि जी को प्रॉब्लम हो जाएगा, रवि जी बीमार हो जाएंगे, उनके शरीर में कुछ हो जाएगा। तो मैंने कहा गोविंदा वो मेरी बात मानते हैं, पर इतनी भी नहीं मानते कि मैं अगर बोल दूँ कि गोविंदा कह रहे हैं कि गाना बदल दो, तो ऐसे कि आप खुद बोलिए। कहते नहीं भाई मैं नहीं बोल सकता, यू नो हाउ गोविंदा बस। बट कसम की बात है, उसके 2 साल बाद जो रवि जी बीमार हुए, इट रियली वॉज कि उनका रिब केज जो था ना वो पैरालाइज हो गया, जिस मेडिकल रीज़न की वजह से। एंड उनके लंग्स बिल्कुल सही थे और वो जैसे अपने ही बॉडी में केज हो गए। एंड मुझे लगा कि इस आदमी ने क्यों मेरे को ये बात की थी, और हालांकि मैं उसको रोक नहीं सकती थी। देखो वो होनी थी, वो होनी रहेगी। अब वो रिब केज पैरालाइज हो गया। हम लोग रवि जी को अमेरिका तक लेके गए और वहाँ पे सारा इलाज करवाने की कोशिश की और उन्होंने कहा देयर इज़ नो रेमेडी। हम लोग वापस आ गए एंड 5 साल रवि जी वेंटिलेटर पे थे। बट आई स्टिल रिस्पेक्ट गोविंदा कि वो उस दिन मेरे घर आए थे और उन्होंने ये बात की थी। एंड आई डोंट थिंक हमारा कोई प्रॉब्लम है गोविंदा के साथ। महाभारत के टाइम पे तो बिल्कुल नहीं, उससे पहले कुछ हुआ होगा, मेरी शादी से पहले तो गोविंदा वॉज नॉट देयर तो मुझे नहीं पता। पर महाभारत पे द ओनली मैन वी चेंज्ड वाज विजेंद्र घाटके की जगह हमने मुकेश खन्ना को लिया, क्योंकि उस दिन विजेंद्र घाटके वाज टू प्ले भीष्म
एंड वो नहीं आ सके। एंड रवि सेड कि मैं किसी भी के एक्टर के लिए वेट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को अपना एपिसोड ख़त्म करना है 6 दिन में। 7वें दिन में वो तो टेलीकास्ट होता था। एंड मुकेश खन्ना आए थे दुर्योधन के रोल के लिए। तो रवि ने ऐसे कहा कि तुम ये कॉस्ट्यूम पहन के आ जाओ। जैसे ही उन्होंने वो कॉस्ट्यूम पहना, लगा कि मुकेश खन्ना ही भीष्म होने चाहिए, एंड वहीं से हमारे भीष्म बने। चलिए मैं आपको फिर से आपकी रियल लाइफ पर ले जाता हूँ। आपकी पहली मुलाकात बी आर चोपड़ा से कब हुई थी? एज ए ससुर हुई थी या एज ए फिल्म मेकर हुई थी? एज अ ससुर। वो मेरे घर आए थे, मेरे माँ बाप के घर पे आए थे, किसी ने रिश्ता बताया था। तो पहले मेरे पापा ने कहा था कि नहीं, हम फिल्म वालों के यहाँ रिश्ता बेटी नहीं देंगे। फिर उन्होंने चोपड़ा साहब के बारे में सुना कि सर अच्छा। तो पहली बार रवि की मदर, रवि के फादर बाकायदा रिश्ता लेके, रिश्ता भी उन दिनों में ऐसा नहीं था कि रिश्ता कि अगर मैं ना बोल देती या रवि ना बोल देते कि रिश्ता हो जाता, वो नहीं। पर वो पहली बार हमारे यहाँ घर पे खाना खाने के लिए आए थे, और खाना खा के बड़े प्यार से वो चले गए। एंड फिर उसके बाद रिश्ते की बात हुई थी। वो जो मुलाकात थी आपकी, उसने आपके दिमाग पर क्या छाप छोड़ी थी? उन्होंने पहली बात मेरे से पूछा कि तुम क्या खाना पकाती हो? तो मैंने कहा मुझे बिल्कुल खाना पकाना ही नहीं आता। ही सेड अच्छा। ही सेड कोई बात नहीं, हम लोग कुक नहीं ढूंढ रहे हैं, हम लोग बहू ढूंढ रहे हैं। सो आई सेड ओके। एंड जब शादी हो गई, जब मैं वापस आई, जब इनके घर आई, तब भी मुझे खाना पकाना नहीं आया था। पर कई बार ऑफिस जब खाना, मैं हर रोज़ खाना घर से ऑफिस जाता था, तो कोई भी एक अच्छी चीज़ बनी हो तो उनके जितने राइटर्स बैठे होते थे वो कहते थे कि ये चीज़ तो मेरी बहू ने पकाई है। हालांकि बहू को पकाना नहीं आता था। एक बार कोई पालक पनीर था, एक बार कोई चिकन था। तो एक बार मुझे याद है, ये जो राइटर थे CJ पावरी साहब, इन्होंने फ़ोन किया मुझे, कहते कल जो तुमने पालक पनीर भेजा था ना, वो ज़रा दोबारा भेजना, तुम बहुत अच्छी तरह पकाती हो। तो मैंने सोचा कि मैंने तो कभी पालक पनीर पकाया नहीं। तो जब पापा घर आए, किसी बोलने में क्या जाता है, और वो बड़े खुश हैं कि मेरी बहू ने बना के भेजा है। तुम आस्ते आस्ते सीख जाओगी। और आज भी हमारे घर का खाना, BR घर का खाना, BR फिल्म्स का खाना बहुत मशहूर है। आज भी जितने एक्टर्स हैं, चाहे हमारे फ्रेंड्स हैं, चाहे अनिल कपूर हो या जावेद साहब हो, मैं कभी कहती हूँ कि जावेद साहब आ जाइए किसी टाइम, इसे खाना खिलाओगी तो आते हैं। मेहमान नवाजी करना एक बहुत अलग गुण है, और ये गुण सब में नहीं होता। मतलब आप किसी के घर जाएं, अच्छा खाना खिला देगा वो, पर कहीं ना कहीं वो अपनापन नहीं आता। आप लोगों में कहाँ से आए? आपने कहाँ से सीखा? खाना तो हमारे घर में बहुत इम्पोर्टेंट था कि आप खाना क्या खाएंगे। मतलब कई बार मुझे लगता था, एंड चोपड़ा साहब की इतनी आदत थी कि 2-4 लोग आ जाए तो उनको खाने पे बुला लेते थे। तो मेरी मदर इन लॉ कभी कहती थी कि भाई खाना मैंने तैयारी नहीं की है। शी सेज नहीं प्रकाश तुम चिंता मत करो, ये ज़्यादा नहीं खाते। शी सेज मैं ज़्यादा या कम की बात नहीं कहती, मैं चाहती हूँ कि जब लोग हमारे घर पे आएँ अच्छी तरह से खाना खाएँ, और मैं उनको अच्छी तरह से खाना खिला दूँ। बट पापा कहते थे जो था ठीक है। पर मैं उस घर में, उस किचन में एक बरकत थी। मीन्स आप 10-15 लोग तक तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि 15 लोग आ रहे हैं शाम को, क्योंकि जो था, एक दाल सब्ज़ी बनी होती थी, एक मटन ज़रूर बनता था बिकॉज सब लोग नॉन वेजिटेरियन थे, फिर एक अंडे की भुर्जी बन जाएगी, एक प्याज की परौंठी बन जाएगी, एक कुछ और बन जाता, मतलब पनीर बन जाता जो जल्दी बन जाता। मतलब खाना जब टेबल पे लगता, वाकई में लगता कि मैंने एक दावत लगाई है, और दावत बनाई नहीं थी, वो बन जाती थी। एंड वो एक बरकत थी उस घर की, उस किचन की। एक मैं सलाम करती हूँ अपने किचन में आज भी कि भाई खाने की कभी कमी नहीं हुई है, चाहे कितने लाले पड़ गए हों पैसे के, पर और वो खाना लोग आज तक याद करते हैं। कई बार बहुत प्यार से याद करते हैं, अरे तुमने मेरे को प्याज की परौंठी खिलाई थी, अरे तुम्हारे घर का मीट बहुत अच्छा है, या कोई भी एक मैं चाँपे बनाती थी। तो जावेद साहब भी अभी भी उस दिन मैं उनसे मिल रही थी, मैंने कहा कि जावेद साहब कहीं और मिले। इसे नहीं मैं तो आऊँगा तुम्हारे घर पे ही खाना खाने। चोपड़ा साहब की ऐसे कौन सी खास बात थी जिसने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, और जो आप चाहते हैं कि हर इंसान को सीखनी चाहिए? आई थिंक वो इतने हम्बल थे, इतने झुके हुए थे, इतने अच्छे आदमी थे कि उनकी वो बात बहुत दूर तक जाती है। एंड मुझे लगता था कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था,
जब वो घर से नीचे उतरते थे घर की सीढ़ी से, तो जो कार होती थी उसमें बैठ के चले जाते थे। गाड़ी नहीं हो तो टैक्सी में चले जाते थे। हालांकि हम लोग सब अपनी अपनी गाड़ियाँ थी, हम लोग सब जब नीचे उतरते थे हम लोग, मैं तो ये थी कि मेरी गाड़ी होनी चाहिए, मेरी गाड़ी कोई हाथ न लगाए, क्योंकि एक बुरी आदत थी कि इट डजेंट मैटर, बट मुझे लगता था कि मतलब मेरी बात नहीं सुनते, मतलब स्टाफ, अगर मैं नीचे उतरूँ और मेरी पापा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था अब कौन सी गाड़ी। एंड रवि को एक गाड़ियों का बड़ा शौक था, तो जब कभी नई गाड़ी खरीदनी हो, लोग कहते हैं कि पापा के लिए ले रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि पापा को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये तो आपको फ़र्क पड़ रहा है कि कौन सी गाड़ी है। बट पापा को, बट वो शौकीन थे ज़रूर, और अच्छी लाइफ जी, बहुत अच्छी, हमारा घर बहुत अच्छा रजवाड़े की तरह रहते थे हम लोग सब। पर उन्होंने कभी वो उसके इट डिडंट गो टू हिज हेड, इससे सब कुछ है, जब कम भी होएगा तो भी चलेगा, क्योंकि वो बताते थे कि जब पार्टीशन के बाद जब वो आए तो एक बार वर्सोवा में किसी के यहाँ पेइंग गेस्ट की तरह, वो उनकी वाइफ एंड रवि जब तभी पैदा हुए थे, एंड इनके पास सिर्फ जेब में 2000 रुपये थे, एंड वो वहाँ से ट्रेन पकड़ते थे, चर्च गेट आते थे, वहाँ पर एक रेस्टोरेंट होता था, पेरिशियन डेयरी, जो अभी भी है, आई थिंक बॉम्बे बाय द बी और समथिंग, चर्च गेट में रेस्टोरेंट है, वहाँ आते थे। वहाँ पर सबसे फिल्म स्ट्रगलर्स सब बैठे रहते थे, स्टोरीज डिस्कस करते थे। वहीं पे उनको आयुष जौहर मिले, एंड आयुष जौहर इनको जानते थे लाहौर से, बिकॉज दोनों जर्नलिस्ट होते थे। तो एक बार आयुष जौहर ने बैठ के कोई कहानी सुनाई, तो पापा को कहा, वो अफसाना की कहानी, तो उन्होंने कहा मुझे कहानी बहुत पसंद है। तो जौहर ने कहा कि मुझे पैसे चाहिए। पापा ने कहा मेरे पास पैसे तो है नहीं, मैं घर जाके देखता हूँ कि क्या मिल सकता है। तो घर आए तो अपनी वाइफ से कहा कि भैया आप मेरे को क्या दे सकती हो। सो शी सेड कि मेरे पास तो 2000 रुपये हैं, अब आपको क्या दे दूँ मैं इसमें से। तो कहते कि अच्छा मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, एक तो कि मैं इसमें से 500 रुपये ले जाके कहानी ले लूँ और अपनी पिक्चर बनाऊँ, और एक उन दिनों में अपना एस मुखर्जी साहब, जो मतलब आज के आदित्य चोपड़ा है, वो सारी पिक्चरें बनाते थे, बहुत सक्सेसफुल थे। उन्होंने चोपड़ा साहब से एक बार कोई कहानी सुनी थी, तो कहते हैं कि आप कहानी इतनी अच्छी सुनाते हो, पिक्चर डायरेक्ट करना चाहोगे तो मैं आपको 10,000 रुपये महीने पे रख सकता हूँ। तो पापा ने उनकी वाइफ से कहा कि ये दोनों में ऑप्शंस मेरे पास हैं, आप बताओ क्या करूँ। उन्होंने कहा कि सारी उम्र नौकरी करते रहो, जाके 500 रुपये आयुष जौहर को दो और एक कहानी ले लो और पिक्चर बनाओ। इसलिए मैं कहती हूँ कि उनकी वाइफ की जो कंट्रीब्यूशन थी बहुत ज़्यादा थी उनकी लाइफ में। एंड हालांकि जब भी बिफोर आई मेट चोपड़ा साहब, मैं सोचती थी ये हमेशा अनफेथफुल वाइफ की क्यों स्टोरी बनाते हैं। एंड मैंने उनसे पूछा कि आपका तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, आप अनफॉर्चुनेटली व्हाई डू यू टॉक अबाउट द अनफेथफुल वाइफ। ही सेड कि मैं अनफेथफुल वुमन इसलिए दिखाता हूँ कि बिकॉज उसके एट द एंड ऑफ माई स्टोरी देयर इज़ एक सीख है जो हर एक औरत को सीखनी चाहिए, या हर एक परिवार को सीखनी चाहिए, हर एक नॉट ओनली औरत को सीखनी चाहिए, उसके हस्बैंड को भी सीखनी चाहिए। तो इसलिए एंड वो कहते थे कि मुझे ये नहीं मैं अनफेथफुल वाइफ ही बनाना है, मुझे जो स्टोरी पसंद आ जाए मैं बनाता हूँ, पर स्टोरी पे बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। और दूसरा सवाल मैंने उनसे पूछा कि हर लड़की का नाम आप मीना रख लेते हैं, तो क्या कोई चक्कर था आपका, मतलब इतनी हमारी इनफॉर्मेलिटी थी। ही से कोई चक्कर नहीं था मेरा मीना के साथ में, शास्त्री साहब की बीवी है मीना, एंड उसका मुझे लगा कि नाम बहुत आसान है ज़बान पे चढ़ना, एंड इसलिए मैं हर एक हीरोइन का नाम मीना रख लेता हूँ। एंड जो मीना थी वो एक्चुअली जो नंदा एक्ट्रेस थी उनकी रियल सिस्टर थी, शी वॉज मैरिड टू शास्त्री साहब। आपके बेटे मैंने हर मकले बेटे बहुत प्रिय होते हैं और सारी खूबियाँ उसमें होती हैं, लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि चोपड़ा साहब की कौन सी खूबी आपके किस बेटे में है, क्या बताएंगे आप। देखिए दोनों ने अलग अलग से उनके मतलब एक घर में पले हैं। चोपड़ा साहब टच वुड लिव टिल ही वाज 95, तो उनका जो असर है बच्चों पे वो तो है ही, पर हर एक में अपनी अपनी खासियत है। जो मेरा बड़ा बेटा है वो मतलब जैसे घर का बड़ा हो गया है, वो पिक्चर को भी एक टोटलिटी में देखता है, एक प्रोड्यूसर के तौर पे देखता है, डायरेक्टर के मतलब प्रोड्यूसर कोई प्रोड्यूसर नहीं होता, सिर्फ प्रोड्यूसर को डायरेक्टर भी बनना पड़ता है, फाइनेंसर भी वो एक ओवरऑल पिक्चर देखता है। और जो मेरा छोटा बेटा है वो डायरेक्टर
बेसिकली डायरेक्शन सीख के आया था, तो उसका जोर ज़्यादा डायरेक्शन पे होता है। बट अभी फ़िलहाल दोनों अपनी अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि दोनों प्रोड्यूस भी करेंगे अपने प्रोजेक्ट, डायरेक्ट भी करेंगे। तो इससे छोटा बेटा अभय, हाँ जी, उसने फिल्म डायरेक्ट की थी। हाँ जी, रणबीर कपूर को लेकर। हाँ, वो स्कूल में थे दोनों साथ में, अमेरिका में पढ़ते थे दोनों ने। स्कूल फिल्म मेकिंग वहीं फिल्म स्कूल से सीखी थी वहाँ पे। एंड रणबीर उनका क्लास फेलो था, उनके साथ था। एंड तब उन्होंने एक पिक्चर बनाई थी जिसका नाम उन्होंने कर्मा रखा था। अगर आपको कभी चांस मिले तो यूट्यूब पे ज़रूर देखिए। देखिए मैंने फिल्म। अच्छा, तो बहुत सेंसिटिव पिक्चर बनाई थी, हालांकि तब उनकी दोनों की उम्र कोई 20-22 साल होती। एंड रणबीर ने तब भी इतना खूबसूरत काम किया था, बहुत गजब का काम किया था। एंड एक कहानी पीछे से है उसकी कि एक्चुअली ये दोनों लड़के चाहते थे कि ऋषि कपूर वो फादर का रोल करे, एंड दोनों गए। बट ऋषि, आप जानते हैं ऋषि जैसे था, ही सेड नहीं अब है, मैं तो तुम्हारी जो फुल फ्लेजेड पिक्चर बनेगी ना, ये छोटी पिक्चर में मैं काम नहीं कर, ये मैं बड़ी पिक्चर के लिए रखना चाहता हूँ जब तुम, मैं और रणबीर साथ में काम करें। बट एज लक वुड हैव इट, वो मौका ही नहीं लगा, वो मिला ही नहीं। तो फिर शरद सक्सेना ने वो बाप का रोल किया था, जो बहुत अच्छी तरह से निभाया था। पर मुझे आज अफसोस है कि अभी कभी वो होता तो दैट वुड बी फॉर मेमोरीज सेक, टू हैव फादर एंड सन टुगेदर विथ माय सन। करेक्ट। लास्ट सवाल, कभी ऐसा मौका आया कि आपकी और रवि के झगड़े हुए हों किसी बात पर, मेरे और रवि जी के बीच, और चोपड़ा जी ने मध्यस्थता कराई हो? झगड़े तो बड़े होते थे, वो तो ठीक है, पर एक मेरी माँ ने बताया था कि जितने झगड़े हैं ना तुम कमरे के अंदर किया करो, बाहर कोई झगड़ा नहीं करना। तो ऐसे हम लोग कम झगड़े बाहर करते थे, क्योंकि पर हर बार जब झगड़ा करते थे तो चोपड़ा साहब सिर्फ मेरा साथ लेते थे। उनकी मदर हमेशा अपने बेटे का साथ लेती थी, जैसे कि सासें करती हैं, पर ये हमेशा मेरे बाप बनते थे, कभी मेरे ससुर नहीं बनते थे। फिल्मी संगम चैनल से बात करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं होप इट इज़ ऑफ एनी यूज टू यू। थैंक यू।